चैनल सीखो से स्टूडेंट हमने जो है वेरिएबल ऑब्जेक्टिव एविडेंट कॉन्सेप्ट कर लिया था। अब हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है जो कि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें ओरिजिनल कॉस्ट की बात करी जाती है, एक्चुअल कॉस्ट की बात करी जाती है। ट्रांजेक्शन्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड एट द एक्चुअल कॉस्ट एट विच दे आर एक्चुअली अंडरटेकन। द बेसिक एडवांटेज इज दैट इट अवॉइड्स द एब्रीएबल वैल्यू, मतलब एब्रीवेटरी वैल्यू, जिसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। बीइंग अटैक टू दी ट्रांजेक्शन, मतलब कि जो अननेसेसरी वैल्यूज़ वगैरह जो हैं वो ट्रांजेक्शन्स की कॉस्ट वगैरह बढ़ा देती है। हमें वो इग्नोर करके जो एक्चुअल कॉस्ट है उसको लेना है। Whenever an asset is bought, it is recorded at the actual cost, and the same is used as a basic for all substantiable accounting purpose, such as charging depreciation on the usage of assets। जितना जितना हम यूज़ करें उस हिसाब से हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। यूजफुल लाइफ देख के उसकी हम निकालते हैं डेप्रिसिएशन, आपको पता होगा। तो मेनली हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आपको जो एसेट है उसको एक्चुअल कॉस्ट, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, उस पर रिकॉर्ड करना है। एक लिमिटेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज दैट द बैलेंस शीट डज नॉट शो द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट। ठीक है, मार्केट वैल्यू शो नहीं करते हम एसेट की। ओन बाय द बिजनेस अकॉर्डिंग टू द ओनर इक्विटी विद विल नॉट रिफ्लेक्ट द रियल वैल्यू। इस वजह से हमें रियल वैल्यू नहीं मिलती है। हाउएवर on an ongoing basis, the assets are shown at the historical cost as reduces by the depreciation। हम depreciation reduce करने के बाद अपना क्या करते हैं, अपने assets को दिखाते हैं। क्या करते हैं हम, जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट होती है वो लिखते हैं सबसे पहले। जैसे कि मैंने ओरिजिनल कॉस्ट लिख दी, ओसी मेरी जो भी थी उसमें से लेस कर लेता हूँ मैं डेप्रिसिएशन जो भी था मेरा, तो मेरी क्या जाती है, रिटर्न डाउन वैल्यू। वो रिटर्न डाउन वैल्यू हम अपने क्या करते हैं, बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो रिटर्न डाउन वैल्यू हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं ना, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू रिटर्न डाउन वैल्यू। तो ये वैल्यू हम दिखाते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है एक लिमिटेशन है उसकी, क्या है, बैलेंस शीट डज नॉट शो द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स, मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स ओन बाय द बिजनेस। तो मार्केट वैल्यू नहीं शो करता, वो एक्चुअल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट शो करता है। होप सो आपको ये समझ आया होगा। यहाँ पे हम ओरिजिनल कॉस्ट जो है एसेट की वो डिस्क्लोज करते हैं। व्हेन डिस्क्लोजिंग द ओरिजिनल कॉस्ट, the asset will be shown at the same value in all future period when disclosing the original cost। मतलब कि हम यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट डिस्क्लोज करते हैं। क्या करते हैं, अमाउंट जो भी होती है उसके ओरिजिनल कॉस्ट में से उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, उसके बाद जो एक्चुअल कॉस्ट आती है वो हम डिस्क्लोज करते हैं। ये हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपको एक्चुअल कॉस्ट दिखानी है, ना कि उसकी एक्स्ट्रा जो भी वैल्यूज़ वगैरह हैं वो। ठीक है, एबिटरी वैल्यूज़ हमें उसमें ऐड नहीं करनी है, उनको अवॉइड करना है। जिसके बाद बात होती है आपकी बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट। बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हम देखते हैं। बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, हमारे जो भी एसेट्स हैं वो इक्वल होंगे कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। तो यहाँ पे इक्विटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी लिखा हुआ है, वो भी बात सही है, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। यही हमारा बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट है। क्या हमारे जो एसेट्स होंगे वो इक्वल होते हैं, ए इज इक्वल टू सी प्लस, जो कि हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं पहले से, या आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा, तो सी प्लस एल। ठीक है, तो डेबिट हमेशा क्रेडिट के इक्वल होना चाहिए, ये बताता है। ये बताता है कि जो भी एक्सपेंसेस हैं, लॉस है, एसेट्स हैं, वो इक्वल होना चाहिए रिवेन्यू प्लस गेन प्लस लायबिलिटीज़ के। मतलब कि जो डेबिट साइड के आइटम्स हैं और जो क्रेडिट साइड के आइटम्स हैं वो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, उनके बैलेंसेज इक्वल होना चाहिए। एसेट्स हमेशा लायबिलिटीज़ के इक्वल होना चाहिए। ये सब बात यहाँ पे बताई गई है बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट में। फिर मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स आ जाते हैं कुछ। सबसे पहले मटेरियलिटी आता है। मटेरियलिटी क्या बोलता है, मटेरियलिटी बोलता है कि आपको क्या करना है, आपको इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, मटेरियल जो चीज़ें हैं, वो उनको डिस्क्लोज करना है। तो मटेरियलिटी में हम जो भी सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं हमारे पास, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्क्लोज करेंगे, ना कि इनसिग्निफिकेंट डिटेल्स वगैरह। ठीक है, इनसिग्निफिकेंट डिटेल शुड बी इग्नोर।
what this conversion claims that it has to attach the importance to the material details. importance किसको देनी है? हमें material details को. insignificant details को क्या करना है? इग्नोर करना है. वहाँ पे हमने insignificant details को इग्नोर करना है काउंटिंग करते समय. तो काउंटिंग करते समय हमें क्या करना है? थोड़ा कन्वर्जन देना है. किसको ज़्यादा वेटेज देनी है? जो भी हमारे इंपॉर्टेंट आइटम्स है, जो कि हमारे मटीरियल हैं, जो कि हमारे प्रॉफिट में इफेक्ट करने वाली चीज़ें, उनको हमने ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ना कि उन चीज़ों को जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इररिलेवेंट है. ठीक है. मान लो कोई एम्प्लॉय है, उसने कोई घर खरीदा, तो ये बिजनेस के लिए कुछ इम्पोर्टेंस नहीं रखता. लेकिन अगर बिजनेस में हम कोई बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए मटीरियल है, वो हम शो करेंगे. ठीक है. अब नेक्स्ट आपका कौन सा कॉन्सेप्ट आता है हम देखते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका है कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है? लगातार. अगर आप कोई एक प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हो, तो वो आप वही मेथड लगातार अकाउंटिंग में यूज़ करोगे. जैसे कि आपने डेप्रिसिएशन के लिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज़ करा है, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही यूज़ करो नेक्स्ट ईयर, ताकि हम कंपैरिजन कर पाएँ प्रीवियस ईयर से इस ईयर के प्रॉफिट्स को. या फिर ये हमें बहुत हेल्पफुल होता है अपने कॉम्पिटिटर से भी कंपैरिजन करने के लिए. तो कंसिस्टेंसी लानी है हमें अपने इसमें पर्टिकुलर मेथड जो भी हमने अडॉप्ट करा है वही हम यूज़ करें. जैसे कि हम मर्केंटाइल बेस ऑफ अकाउंटिंग करें, तो मर्केंटाइल बेस ऑफ अकाउंटिंग करें, ना कि कैश और मर्केंटाइल बेस. होप सो आपको पता होगा. ठीक है. तो मैं यहाँ पे रिवीजन ही करा रहा हूँ, तो होप सो मेरे को लगता है आपको पता होगा. अब फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस. प्रूडेंस में क्या बात होती है? प्रूडेंस बोलता है कि जो भी आपके फ्यूचर में लॉसेस वगैरह होने वाले हैं, उनके लिए तो आप रिजर्व्स वगैरह बना के रखो, लेकिन जो फ्यूचर प्रॉफिट्स वगैरह हैं, फ्यूचर गेन्स वगैरह, उनको आपने इग्नोर करना है. तो फ्यूचर इनकम्स को हमने क्या करना है? इग्नोर करना है. लेकिन जो फ्यूचर प्रॉफिट्स वगैरह, उनके लिए कंजर्वेटिव रहना है. कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपको कोई भी बैड न्यूज़ फ्यूचर में सुनने वाले हो, उसके लिए आपने सतर्क रहना है, और आपने उसके लिए रिजर्व्स वगैरह, प्रोविजंस वगैरह क्रिएट करके रखने हैं. और जो कि आपके फ्यूचर में अगर कोई इनकम या गेन होने वाली है, तो उसको आपने इग्नोर करना है. जब वो फ्यूचर में होगी तब की तब देखी जाएगी. लेकिन आपको अगर फ्यूचर में लग रहा है कि आपके साथ कुछ मतलब बुरा हो सकता है, या फिर कोई बैड न्यूज़ आ सकती है बिजनेस के रिगार्डिंग, तो वो आपको रिकॉर्ड करनी है. ठीक है. यहाँ पे मेन बात लिखिए. इट मींस दैट एंटीसिपेट नो प्रॉफिट बट रिकग्नाइज ऑल लॉसेस. चाहे वो देखो, जो प्रॉफिट नहीं हुआ है उसको आप एंटीसिपेट मत करो. ठीक है. उसको रिकॉर्ड मत करो. लेकिन जो लॉस हुआ है, चाहे ना हुआ हो, उसको हमने रिकॉर्ड करना है, चाहे वो बैलेंस शीट या फुट नोट में आ जाए. ये मेरी बैलेंस शीट है, मान लो ये मेरी बैलेंस शीट है. ठीक है. मैंने वैसे टी फॉर्मेट में नहीं बनती कंपनी की बैलेंस शीट, आपको बताया होगा दूसरे फॉर्मेट में बनती है, अब हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनती है. तो फिलहाल मैं टी फॉर्मेट ले रहा हूँ. ये मेरी बैलेंस शीट है मान लो. बैलेंस शीट के नीचे जो फुट नोट होता है ना, यहाँ पे FN फुट नोट बोलते हैं उसको, वहाँ पे हम डिस्क्लोज करेंगे कि हमारे पास एक केस चल रहा है कोर्ट में, जो कि हमें इन फ्यूचर हमने उसको अगर सामने वाली पार्टी से हम हार जाते हैं, तो हमने उसको 20 लाख देनी है. अगर जजमेंट हमारे अगेंस्ट में जाएगी तो हमें 20 लाख रुपए देने हैं. अगर नहीं होगी तो हमें 10 लाख रुपए मिलेंगे. तो उस 10 लाख के लिए आपने कुछ भी नहीं करना है, लेकिन आपके जो 20 लाख का लॉस हो सकता है अगर आप इन फ्यूचर केस हार जाते हो, तो उस केस के लिए आपको एक नोट करके रखना है फुट नोट में, और उसके लिए सतर्क रहना है, रिजर्व्स वगैरह क्रिएट करके रखने हैं. ये चीज़ बोला जाता है प्रूडेंस. तो प्रूडेंस की वजह से ही हम क्या करते हैं, अपने इन्वेंट्रीज जो है, AS2 की बात आ जाती है यहाँ पे. AS2 याद रखना, AS2 बहुत इंपॉर्टेंट है. इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में बात करता है AS2 की बारे में मैं यहाँ पे क्यों बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है. पेपर में आपको AS2 के रिगार्डिंग और प्रूडेंस के रिगार्डिंग मिक्स करके क्वेश्चन दे देंगे, तो समझ लो आप क्या है. तो AS2 और प्रूडेंस क्या बोलता है कि AS2 बोलता है कि आपको इन्वेंट्री को वैल्यू करना है NRV मतलब कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू. कल को मैं मार्केट में बेचूं तो मेरे को इन्वेंट्री में कितना मिलेगा, और जो कि ओरिजिनल कॉस्ट है उसकी. ठीक है. और जो कि उसकी कॉस्ट है, NRV या फिर कॉस्ट, विच एवर इज लोअर. इन दोनों में से जो चीज़ कम होगी हमने उस पर रिकॉर्ड करना है, उस पर वैल्यू करनी है अपनी इन्वेंट्री को. तो यहाँ पे याद रखना, आप दो चीज़ें आपने देखनी है इन्वेंट्रीज के लिए, NRV और कॉस्ट. NRV और कॉस्ट, इन दोनों में से जो चीज़ लोअर होगी, लोअर मतलब कि जो चीज़ कम होगी. मान लो मेरी NRV आप जो है 25,000 रुपये है, तो लोअर लेनी है आपने. ठीक है. लोअर मैंने लो लिख दिया, लोअर आप समझ जाना. तो NRV आपकी 25,000 है, कॉस्ट आपकी
27,000 मान लो 27,000 है, तो आप एनआरवी लोगे, नेट रिलाइजेबल वैल्यू लोगे। लेकिन आपकी कॉस्ट मान लो 18,000 है और एनआरवी 20 आ रहा है, एनआरवी 20 है और कॉस्ट 18 है, तो कॉस्ट लोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात बोली जाती है प्रूडेंस के द्वारा कि फ्यूचर में हमें पता है हमारी जो रिलाइजेबल वैल्यू है वो कम है, तो उसको लेना है। अगर वो रिलाइजेबल वैल्यू कॉस्ट से ज़्यादा है तो हमें उसको इग्नोर करना है, हमें अपनी कॉस्ट लेनी है। ठीक है, हमें पता है मार्केट में वो इन्वेंट्री अगर 10,000 की बिकेगी और हमारी कॉस्ट आज 12,000 है, तो हम 10,000 चाहे कितना भी जो लगा ले, हमें 10,000 की बेच पाएंगे। तो लॉस हो रहा है 2,000 का, तो उसके लिए आज से ही सतर्क रहो, आज से ही क्या रहो, सतर्क रहो। और 2,000 का मतलब कि अपनी जो एनआरवी है आपकी 10,000, उस पर आपने रिकॉर्डिंग करनी है, अपनी इन्वेंट्रीज की कॉस्ट क्या रखनी है, एनआरवी। एनआरवी को लोगे आप। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट करें नीचे, कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए। कमेंट बॉक्स में आप बताएं क्या आपको किस पॉइंट में दिक्कत आई है। ये देखो मैंने जो डिस्कस करा ना वो यहाँ पे पूरा एग्जांपल डिटेल में लिखा पड़ा है, आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। एक बार मैं पढ़ देता हूँ। आप बिजनेस हैड परचेज गुड्स फॉर 10 लाख, 10 लाख के हम बॉट करके लेके आए। ठीक है, ठीक है। इफ सोल्ड एट अ यूजुअल सेलिंग प्राइस द गुड्स वुड फैच द प्राइस 12.5 लाख, तो वो 12.5 लाख फैच कर लेगा। ड्यू टू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस बाय द कॉम्पिटिटर, कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट ले आया कॉम्पिटिटर हमारा, तो कॉम्पिटिटर के इनोवेटिव प्रोडक्ट के लाने की वजह से द गुड्स पर लाइकली टू बी सोल्ड एट 9 लाख, 9 लाख पे सोल्ड होंगी अब ठीक है। एट व्हाट वैल्यू शुड दी गुड्स आर शोन ऑन दी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू दिखाएं। तुम्हारी कॉस्ट 10 लाख है, लेकिन जो नेट रिलाइजेबल वैल्यू फ्यूचर में जो हमें मिलने वाली है वो 9 लाख है। अगर मार्केट में मैं बेचने जाऊँ तो 9 लाख के बेचेंगे। 10 लाख के खरीदे थे, 10 लाख के खरीदे थे, लेकिन मार्केट में 9 लाख उसकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू है, तो मैं नेट रिलाइजेबल वैल्यू पे लूंगा उसको, क्योंकि मेरी नेट रिलाइजेबल वैल्यू कम है। तो बीइंग लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रिलाइजेबल वैल्यू एज पर AS2, तो हमें कॉस्ट को जो स्टॉक है उसको वैल्यू किस पे करेंगे, 9 लाख पे करेंगे। रीजन क्या है कि हमने लोअर लेना पड़ता है नेट रिलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट के बीच में। ठीक है, फिर टाइमलीनेस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अंडर दिस प्रिंसिपल एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन प्रॉपर टाइम, मतलब कि जो जिस समय उसका मतलब जिस ईयर का है वो उस ईयर में रिकॉर्ड हो जाए, ना कि वो नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने के लिए। तो जिस ईयर का ट्रांजेक्शन है वो उस ईयर में रिफ्लेक्ट करे, ना कि नेक्स्ट डे रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, नॉर्मली व्हेन द ट्रांजेक्शन इज मेड द सेम मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपरली, books of account. In short, the transaction should be recorded date-wise in the books, and delay in recording such transaction may manipulate or misplace of वाउचर्स और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश एंड गुड्स। तो हमारा अगर हम रिकॉर्ड टाइमली नहीं करेंगे तो हमारा कैश इधर उधर हो सकता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें टाइमली रिकॉर्ड करना चाहिए। एक आपका प्रिंसिपल आता है इंडस्ट्री प्रिंसिपल, एज दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, तो हर इंडस्ट्री के लिए एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल बनाया होगा उन्होंने, मेरे को जो लगता है, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ ऐसे, पढ़ता हूँ जरा। एज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, ईच इंडस्ट्रीज हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर। हर इंडस्ट्री के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है, अपने फीचर्स हैं। दे मे बी सीजनल इंडस्ट्रीज, जैसे कि सीजनल इंडस्ट्रीज हो सकती है, जैसे कि अभी स्कूल खुल रहे हैं तो स्कूल यूनिफॉर्म अभी बिक रही है, तो सीजनल इंडस्ट्री है। स्कूल यूनिफॉर्म का कब काम होता है, मेनली आप अप्रैल सेशन में काम होता है। ठीक है, या फिर रेनी सीजन में छाते ज़्यादा बिकेंगे तो तब छाते बनना शुरू होंगे, अभी से प्रोडक्शन नहीं कर देंगे। या दिवाली के टाइम पे दिवाली के पटाखे बनाना शुरू कर देते हैं वो, मेनली ज़्यादा प्रोडक्शन तब होता है जब दिवाली का टाइम आने वाला होता है, 1-2 महीने पहले। Every industries follow the principles and assumptions of accounting to perform their own activities. हर किसी के अपने principles है, अपने assumptions है accounting करने के, ठीक है, ताकि वो अपनी activities को perform कर पाए। Some of them follow the principles, concepts, conventions in modified way, मतलब कि modern way आ गए आजकल, नए नए तरीके आ गए accounting करने के, तो नए तरीके से accounting कर रहे हैं और नए तरीके से उन principles को, concepts को और conventions को follow कर रहे हैं। The accounting प्रैक्टिस विच हैज ऑलवेज प्रिवेल इन द इंडस्ट्री इज फॉलो। तो जो प्रैक्टिस हमेशा प्रिवेल करेगी वो हम फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी मेंटेन देयर अकाउंट इन स्पेसिफिक मैनर। तो उनके अपने तरीके होते हैं। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी का, हमने जो ग्रुप 2 है उसमें एक अलग से चैप्टर पढ़ते हैं, उसकी अकाउंटिंग करने का तरीका ही अलग है। तो इलेक्ट्रिसिटी
एक पूरा चैप्टर आ गया इलेक्ट्रिसिटी पे अकाउंटिंग, इंश्योरेंस कंपनी की अकाउंटिंग पे एक पूरा चैप्टर आएगा आपका ग्रुप 2 में, तो आप देखना। तो उनका अलग ही तरीका है, वहाँ पे वो रिवेन्यू अकाउंट बनाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखा, इंश्योरेंस कंपनी प्रिपेयर द रिवेन्यू अकाउंट जस्ट टू ascertain the profit of the company, no, profit and loss of the company and not profit and loss account। तो वहाँ पे वो रेवेन्यू अकाउंट बनाते हैं। जैसे हम यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं पीएल अकाउंट, वो लोग क्या बनाते हैं, रेवेन्यू अकाउंट, बस नाम चेंज कर दिया, तरीका वही है, बस फॉर्मेटिंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है, ना कि पीएल अकाउंट, जिसमें वो प्रॉफिट नहीं निकालती ना ही लॉस निकालती है। क्या निकालती है, सरप्लस और डेफिसिट निकालती है। जैसे अगर आपने एनजीओ का पढ़ा होगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का वो पढ़ा होगा चैप्टर, तो आपको पता होगा कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम सरप्लस और डेफिशिएंट निकालते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। तो ये पूरा बताया कि हर इंडस्ट्री अपने प्रिंसिपल फॉलो करती है, तो इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस के ऊपर एक ये प्रिंसिपल बना दिया गया है। तो हर प्रिंसिपल अपने इंडस्ट्री हर अपने तरीके से जो इंडस्ट्री उसकी फॉलो कर रही है वही प्रिंसिपल फॉलो करता है। फिर यहाँ पे कंक्लूजन में एक पैराग्राफ दे दिया है, देखते हैं। द अबव पैराग्राफ ब्रिंग्स out the essential broad concept and convention that lay down the principles to follow for accounting of the business transaction. While going through the different topics, the students are advised to keep track the concepts applicable to various accounting treatment। अच्छा, मतलब कि अपने दिमाग में रखें कि कौन सा कॉन्सेप्ट हम इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते समय कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, वो सब बात में दिमाग में रखें। One would have by now understood the importance of this concept। आप लोग समझ गए होंगे कि इन कॉन्सेप्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। थैंक यू सो मच। मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ एंड नेक्स्ट क्लास में बाकी ले लेंगे। तो मेरे को लग रहा है ये रिवीजन क्लास में ऐसे ही चलाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।